168 कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली, 168 से 175, ये 8 है टोटल। ये जनरल पब्लिक से क्या है आपका कंडक्ट, एथिक्स क्या कहते हैं, एटिकेट्स क्या कहते हैं, कैनन्स जो आपकी है वो क्या कह रही है। वो कह रही है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ए केस आउट ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ हरासिंग एनीवन और डिलेइंग द मैटर। ठीक, हरास करने के लिए केस लेना कि मैं जाऊंगा इस केस में शोर शराबा करूंगा, आपका वकील अपनी जगह है, मैं डिफेंड नंबर 3 की तरफ से एंगेज हो जा सकता हूँ, इसका कोई रोल भी नहीं है, और मैं जाके वहाँ फिर आपको बताता हूँ केस कैसे चलता है, मलाइन करूंगा, 20 आदमी पीछे बैठे होंगे, मुखालिफ के बारे में ये बात करूंगा, या जज से भिड़ लूंगा, ये जज तो हमारी तरफ चलेगा। ठीक, 169 एडवोकेट शुड ऑलवेज ट्रीट एडवर्स विटनेसेस एंड पार्टीज विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन। अदर साइड से, दूसरी पार्टी से, विटनेस से किस तरह फेयरनेस के साथ, उससे एक तो एक डिस्टेंस भी होगा, लेकिन आते जाते कोई है तो वो फेयरनेस होगी आपकी, और वो अगर विटनेस बॉक्स में है तो फेयरली, उससे बदतमीजी उसके साथ ये जो होता है। अल्फा सिद्दीकी साहब बता रहे थे हमारे पंजाब में जो है ना, ये शहादत कराना, एविडेंस कराना इतना आसान काम है, मुश्किल तो यहाँ भी है लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल है, वहाँ कुश्ती भी होती है थोड़ी सी। तो उसमें ये है कि वो कैसे मैं सरगोदा गया था जब वकील था, तो अदालत में कोई चेयर नहीं थी वकील के पास, तो मैंने कहा चेयर क्यों नहीं है, अपने साथी वकील से पूछा। उसने कहा आपने देखा एक ही रीडर की कुर्सी है, उसने कहा एक ही कुर्सी तो रीडर बैठा हुआ है, उसने कहा वो भी जंजीर से बंधी है, क्योंकि यहाँ वकील दौरान समाअत, दौरान बहस, दौरान शहादत लड़ाई भी करते हैं और कुर्सियां चलाते हैं, कुर्सियां हमें। तो इस किस्म का माहौल नहीं क्रिएट करना, ये बड़ा ऐसा नोबल प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में शाइस्तगी, एहतराम आदमियत, और ये जो अदालत का एहतराम, कानून का एहतराम, और एक ऐसा इंसान बन के उसने सोसाइटी में घूमना है, जनरल पब्लिक में, या उस तरह रहना है कि लोग समझें कि ये एक अच्छे प्रोफेशन से पढ़ा लिखा आदमी है, नफीस। ये ना हो कि लोग, मुझे एक वो वकालत करता आजकल बैरिस्टर साहब के वालिद साहब DIG थे, तो कहते हैं जो घर था ना जब मेरे वालिद SP से, तो हमने ये लिया, पसंद हमको वो था। मैंने कहा पसंद तुमको वो था, लिया ये। उसने कहा मेरी वालिदा ने कान में मेरे वालिद की एक बात कही, जिसके बाद वालिद ने कहा हम यही वाला कर लेंगे। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी वालिदा ने कहा साथ वाले घर में वकील साहब रहते हैं। मैंने कहा वकील क्या करता है भाई तुम्हारा बाप? उसने कहा नहीं सर ये पुलिस वाला नहीं कर सकता, इससे केस कर देना था कि मेरा जो ये दीवार बनी हुई है ना, ये 6 इंच इधर इसने मेरी जगह दे, 6 इंच की जगह इसने 1 फुट दीवार तोड़वानी थी। कुछ ना कुछ इसके मुर्गे ने मेरी तरफ मुंह करके ना इसने छत्ता रख देना था, कुत्ते ने भी उस तरह भौंकना था, इससे कहने का भी कोई असर नहीं था। हर बात में कहता मैं रिट कर लूंगा, तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। कहते हैं मेरे वालिद का फैसला, मेरे वालिद 1 मिनट नहीं लगाया। बहुत नामी ग्रामी DIG गुजरे हैं, प्रोचांडियो को भी जो एक बहुत बड़ा डाकू यहाँ पैदा हो गया था उसे भी मारा। यार मतलब ऐसी शोहरत आपने क्रिएट नहीं करनी, बल्कि आपकी ये नहीं कि इस पे मुकदमा कर दो, उस पे कर दो, इस पे पर्चा कटा दो। आपकी शोहरत ये हो कि लोग कहें कि हमने तो कुछ और सुना था वकीलों के लिए, ये तो हमें तो नहीं लगता ये वकील है तो बड़ा शरीफ आदमी। आपने अदरवाइज सोसाइटी, इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपका वकार है, इसी में आपकी आमदन रुतबा जो है और इज्जत में सोसाइटी में और कानून के पेशे का एहतराम बढ़ेगा। ये जो काम पकड़ा हुआ है ना, ये इस वजह से कि लॉग एक्ट वगैरह होता नहीं था, 500 आदमी दाखिला ले लिया, सब वकील बन गए, पता लगता है मखसूस ने कभी मैट्रिक का इम्तहान भी सही तरीके से पास नहीं किया। वो यही काम करे, उसका हल्कापन, उसका कारोबार कुछ और है, कोई शादी हाल चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कब्जे कर रहा है, उसको कवर करने के लिए वकील बन। ये काम आपने नहीं करना, ये काम नहीं करना कि बेवा के घर में गए 22 लाख 22 महीने का किराया एक साथ दे दिया, 22 महीने के बाद जब वो 23वें महीने गई तो उन्होंने कहा ये जो 80 लाख दिए थे ना 22, ये तो बयाना था, और ये है मायदा हमारे आपके दरमियान। 4 करोड़ आपने ले लिए डॉलर के और 6 करोड़ हम बैंक में जमा करा रहे हैं, 22 करोड़ का घर है। बेवा फ्लैट में रह रही है कि मेरी एक जरिया आमदन है, शौर छोड़ गया, किराया था। तो हम बात नहीं कर रहा कि ऊपर क्या होगा, हिसाब होगा, पिछले जन्म में क्या किया था, अगले जन्म में क्या। आपका यहाँ का ज़मीर क्या कह रहा है इस दुनिया में रहते, और आपका कंडक्ट जो भी सुनेगा
मैं कहता हूं ये बात सच भी है, सच मानने को तैयार नहीं कि 4 करोड़ रुपया आपने प्राइस बॉन्ड में दिया, एग्रीमेंट भी किराएदारी का मौजूद है और 80 लाख रुपया आपने अर्नेस दिए हुए और एक मायदा वजूद में आ गया कहीं से, उसके गवाह भी वकील साहबान है। कुछ तो मतलब है कि बात आप समझ, जब आप सोसाइटी में इस तरह की चीजें फैलाएंगे तो वकील के लिए क्या चीज कायम होगी, आप मुझे बता, क्या राय कायम होगी? क्यों देगा कोई आपको मकान किराए पे? क्यों करेगा आपके साथ कोई भी डीलिंग किसी किस्म की, जब उसे पता है कि अगले डील करने वाला उसने करना ही कुछ और है, पता नहीं क्या करेगा, अच्छा ये भी नहीं पता करेगा क्या, क्योंकि वो तो इतना पढ़ा लिखा या इतना समझदार या कानून को समझने वाला आदमी किसी और का चेक दे देगा, आपका सौदा उससे हुआ है, चेक किसी और का दे दिया, अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, वो आदमी नहीं मिल रहा। ठीक है, नो एडवोकेट, an advocate must 170 decline to conduct a civil cause or to make a defense when convicts with that it is intended merely to harass or injure the opposite person. ठीक हो गया। An advocate, no advocate 171 is obliged to act either as advisor or advocate for every person who may wish to become his client. ठीक है जी। 172 है, no client, corporate or individual, however powerful nor any cause, civil or political, however important, is entitled to receive, nor shall not advocate render any service or advice involving disloyalty to the law. ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। 173, an advocate shall not communicate with, not appear before a public officer, board, committee or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate. यानी ये नहीं कि आधे घंटे तक उसे समझ ही नहीं आया कि कौन है, आधे घंटे बाद आपने कहा मैं तो इसका वकील हूं, मैं खुद वकील, आपने अपना तारुफ कराना मैं वकील हूं फलाने आदमी का, और ये जो भी बात है ये बीच में नहीं, ये आखिर में नहीं, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं करने, उसमें जो एक तरीका होता है उस लॉज को रखना, खास तौर पर इसमें। 174, an advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon merits of which he has previously acted in a judicial capacity. यानी कहीं जज मजिस्ट्रेट रहा है, बाद में वही केस लेना चाहिए, उन केसों पे नहीं वो रखेगा, और हमारे यहाँ ये होता है, वो कहते हैं नहीं वो अलग बात थी, पता नहीं क्या। 174A, no advocate will use this previous designation or post such a retired justice, ex-judge, retired general, ex-attorney general, ex-advocate general, or use any ex-designation post or calling in any manner. ये जो अपने डिजिग्नेशन कार्ड या बोर्ड में लिखता है ये नहीं लिखेगा, ये बताने के लिए कि ये साहब कभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, कभी फलाने ओहदे पे रहे, ताकि पता लगे, कभी जज रहे हैं तो अब जिन जजों के पास जाएंगे, और कहीं हल्का से कह भी दिया कि इन्हीं को तो मैंने पढ़ाया हुआ था, ये तो जूनियर से, ताकि क्लाइंट ये इन्फ्लुएंस ले कि यहाँ ये काम की इजाज़त नहीं है। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले outside his office or anywhere else his name on nameplate or board of the size of then 1.5 feet and 2 feet, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे बड़े की नेम प्लेट या बोर्ड नहीं लगाएगा, फुट एक साइज, यानी बड़ा सा बोर्ड, बस उसका एक साइज दे दिया जो रीजनेबल और जस्टिफाइड हो और वो लगे भी है डिग्निटी, और उसमें ये कुछ नहीं लिखेगा। और मैं समझता हूँ वो बस वो वकील है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, या सिर्फ एडवोकेट लिखते हैं, बात पुराने वकील सीनियर एडवोकेट भी हो जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हो जाते थे, अजीज़ मुंशी साहब थे, सिर्फ एडवोकेट लिखते थे, अजीज़ मुंशी एडवोकेट, बस वो तो उससे पता है ना जो आ रहा है कि ये अटॉर्नी जनरल रहा है 3 दफ़ा, ये रहा है वो, उसको बताना, डिग्रियाँ सारी लिख लेना, ऐसे ही थोड़ा सा ये डिग्रियों से मना नहीं किया, लेकिन काम थोड़ा सा हल्का है। 175, an advocate shall not join or carry on any other profession, business, service or vocation, or shall not be an active partner or a salaried official or servant and to be subject to the terms and conditions of service of government, autonomous body or any other organization, institution, public or private. ये है कि जब वकील होगा तो वो कोई दूसरा काम, नौकरी नहीं करेगा, किसी कंपनी में
एक्टिव पार्टनर नहीं होगा। शेयर होल्डिंग अलग होती है, मैंने शेयर खरीद लिए 10,000, वो नहीं, मैं एक्टिव नहीं। मरूसी कारोबार में अगर मैं हूँ और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यानी हमारे वालिद को छोड़ गए, फैक्ट्री छोड़ गए, उसमें मेरा 20% का शेयर है, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँगा, जाके फैक्ट्री नहीं काम करूँगा। वो 20% का जो भी एक स्लीपिंग शेयर है वो मुझे पार्टनर का वहाँ तक ठीक। बाकी ये नहीं है कि कहीं काम करूँगा, इवन ये भी नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, पेशावर में बेचारा कोई स्कूल चलाता था, उससे इन्होंने कहा तुम स्कूल चलाते हो, उससे कोई बातें की मैं वॉलंटियर चलाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आइंदा तुम इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। और उसने पॉलिसी टेंडर की। हमारे एक दोस्त पढ़ रहे थे, उसने कहा ये जो ही विल नॉट इंडल्ज इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, ये वो। उसने कहा बेचारा स्कूल ही चला रहा था, मुझे तो पढ़ के ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या इसने काम शुरू किया हुआ था। लेकिन ये है कि वो नहीं करेगा, तनख्वाह काम तो करेगा ही नहीं, वो सिर्फ वकालत करेगा। उसकी वजह है कि जब वो काम करेगा तो इस प्रोफेशन की डिग्निटी मुतासर होगी और डबल इंटरेस्ट हो जाएगा। उसने इस प्रोफेशन तक ही अपने आप को महदूद। प्राइवेट जो शेयर होल्डिंग मैंने को बताई साइलेंट किस्म की, ज़मीन की को होल्डिंग चली आ रही है मोरूसी या वो एक अलग। एक्टिव पार्ट नहीं होगा उसका, कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, 175A, एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाय एन एडवोकेट शैल एंटेल कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड इन रूल 1088O। ये क्या है कि जब मुझे, जैसे मैं चेयरमैन बन गया किसी ट्राइब्यूनल का, जज बन गया किसी जगह, तो मैं इंटीमेट करूँ, देखिए मेरा नाम रोल से निकाल दिया जाए, मैं फलानी जगह चला गया हूँ, नौकरी कर ली है मैंने, वो जो भी है। लेकिन ये नहीं कि मैं वहाँ चला गया, नौकरी भी कर रहा हूँ, इधर भी नाम है, वोट देने भी आ गया, बेनिफिट लेने भी आ गया, ये 108 की। बाकी जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील की पाकिस्तान बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जिसमें एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का और 3-4 मेंबर होते हैं, 4 कम भी हो सकते। और जो हाई कोर्ट ये नीचे का होता है, उसकी सूबाई बार काउंसिल्स जो हैं लोअर कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकील के लिए, वो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। एक कमेटी होती है, वो रेफर कर देती है ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल में एक जज और 2 मेंबर होते हैं, हाई कोर्ट वो चलाते हैं, और उसके लाइसेंस के बारे में जो भी कार्रवाई करनी होती है, छोड़ दिया या सस्पेंड कर दिया। वैसे ये जो रूल काउंसिल एक्ट है बार काउंसिल का, उसमें 3 महीने के लिए रेफर अगर करें ना जज बार काउंसिल को, तो 3 महीने के लिए लाइसेंस आता है। 3 महीने के लिए क्या हिकमत है कि वो जो बार काउंसिल के वो है कार्रवाई का, वो 3 महीने में कंक्लूड होती है। लिहाजा वो 3 महीने का करके भेज सकता है, बगैर सस्पेंड किए भी भेज सकता है। वो कोई कंडक्ट उसका ऐसा हो जो समझता है, खुद नहीं वो लाइसेंस कैंसिल करेगा, वही ये सिर्फ 3 महीने भेजते हुए ना, उसे रेफर करते हुए 3 महीने के लिए। 175B ये एक चीज डाल दी है, एंड नॉन ऑब्जर्वेंस और वायलेशन of the canons of professional conduct and etiquette noticed in this chapter by an advocate shall be deemed to be professional misconduct, making him for disciplinary actions. Non-observance, ठीक है, और वायलेशन ऑफ, ये इन्होंने डाल दिया कि ये जो बार काउंसिल अगर करेंगी ना कुछ, ये जो एटिकेट्स में लिखा हुआ है या कंडक्ट में लिखा हुआ है, ये इसकी जो वायलेशंस करेंगे ना, तो ये जो है इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाएगा 175B पे। 175B पे आपका ये है ये भी है ना, ये इससे क्यों कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा 175B। वो ये कह रहा है जो 175B, अच्छा ये इस तरह है, नॉन ऑब्जर्वेंस और डिफाइंस ऑफ डिसीजंस oblique instructions of the Pakistan Bar Council by any council or bar association or any member of the bar oblique advocate shall be deemed to be gross professional misconduct। अच्छा, ये यानी अगर वो बार काउंसिल्स वगैरह के भी जो डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी जो फॉलो नहीं करेगा, वो भी गिल्टी होगा ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये सवाल भी आता है, ठीक है। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला और ये बार, ये 175 पे हो गया, खत्म। अब हमने जो है ना MCQs दिए हुए, वो MCQs जो है ना 2 तरह के दिए हुए, एक 20 हैं टोटल,
उनके जवाब की कीज भी आगे है। अगर आप वो देखें, आपको ग्रुप में हमने किया है MCQs 1, वो सिर्फ हैं 20, उनके आगे की नोट दिया हुआ है। 1 का जो जवाब है वो ए है, ब्रीच ऑफ एडवोकेट प्रोफेशन। 2 का जवाब जो है वो भी ए है, डॉगमैटिक असर्शंस। 3 का जवाब भी ए है, इट्स प्रेजुडिस टू हिज क्लाइंट्स इंटरेस्ट। 4 का जवाब जो है वो बी है, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर डिस्चार्ज। 5 का है डी, नन ऑफ दीज। 6 का जवाब है अपीयर एज रिटन्स। 7 का जवाब है सी, कंप्लायंस विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन। 8 का जवाब है ए, डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन टू हिज क्लाइंट। ठीक है जी। 9 का जवाब है सी, फॉर प्रॉपर रीजंस। 10 का जवाब है फेयरली, ठीक है ना। 11 का जवाब है बी। 12 का जवाब है सी। 13 का जवाब है ए। 14 का जवाब है ए। 15 का बी। 16 का बी। 17 का बी, रिलिंक्विश द क्लेम, ठीक है। 18 का है ए। 19 का है ए और 20 का भी ए। ये है ना MCQ 1, इसके साथ की भी दी हुई होकर, इससे देख लेंगे। फिर एक और है, वो मैं नहीं दोहराता, MCQ 2, वो है तकरीबन कितने हैं, वो हैं 53, और उनके जवाब जो हैं वो कैसे दिए हुए, बोल्ड लेटर्स में, ठीक है, वहीं आ रहे हैं। बस ये 2 तैयारी कर लें, एक MCQ ये भी देंगे, इसकी तैयारी कर लें। 134 से 175 10 नंबरों का है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं समझता ईजी सा है। लेकिन इसमें आपके लिए ये है कि इन्होंने जो कैनन्स हैं ना एटिकेट्स के और एथिक्स के, लीगल के, वो आपको बता दिए हैं, और ये मोटे मोटे से असूल हैं। ये आपने जब वकील बनेंगे तो इनको मद्देनज़र रखना है। इस असूलों को बनाते हुए 42 पीछे बड़ी हिकमत और सदियों का एक सफ़र है, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो अच्छे वकील बनेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इसाक साहब का, बैरिस्टर मुस्तफ़ा महसेर साहब का, कि वो यहाँ आए, और आप सबका, आप लोगों ने बड़े इंटरेस्ट से, मैं उस ग्रुप को देखता रहा, मुख्तलिफ उम्र के और दोनों जेंडर्स के। उन्होंने बड़ी प्रोफेशनली जो है ना उस ग्रुप के अंदर सवाल डाले, चीज़ें दी, बल्कि एक कलरफुल एक नोट है 3 सफ़े का, शायद वो भी किसी ने भेजा, गोंदल साहब वाला ना, नीचे नाम एक लिखा हुआ है। ये बड़ा जो है ना उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़रा सी तैयारी की हुई है, लेक्चर्स में आए हैं, तो बड़ा समरी सा नोट है, वो भी आप ज़रूर जो है ना उसका प्रिंट आउट निकाल के, या जिस तरह भी ये अदील रियाज गोंदल का इस तरह का ना जो है, ये 3 सफ़े हैं, 3 नहीं 4 सफ़े, 4 सफ़े का कलर्ड है। इन्होंने बिल्कुल पॉइंट वाइज समरी कर दी है 10। या अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बस इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपकी तैयारी जो है ना, और इसमें पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो। विश यू गुड लक। थैंक यू।